जो हमारे चेक पोस्ट हैं बाखुदा उसमें किसी की तस्लील करना हमारा मकसद नहीं है। जो निगार वाला केस था उसमें जलाल सतकजई शायद है जो उसमें वांटेड मुलजिम था। हालात का जिक्र चल रहा था अभी। 10-12 साल पहले से भी अगर कंपेयर कर ले आप, अभी हालात का जो रोना खामखा, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही जो है ना, नेगेटिविटी भी जो है ना वो बलूचिस्तान के बारे में और खास करके क्वेटा के बारे में। चोर अपनी शक्ल छुपाते हैं या अपनी शनाख्त छुपाते हैं, पुलिस वाले चोर नहीं है। इनको अपनी शक्ल या शनाख्त छुपाने का कोई वो नहीं है रीजन। जैसे कोयटा के अंदर 10-15 लोग होंगे जो कराची से कहीं और से गाड़ियां चोरी करके लाते हैं, बदनामी हमारे शहर की। उसमें कोई भी शख्स जो घर किराए पे लेता है उसको भी थाने में अपना इंदराज कराना है, और जो मालिक मकान किराए पे देता है उसको भी थाने में इंदराज करवाना है के हवाले से। तो कोयटा पुलिस ने अलहमदिल्ला ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर क्रैक डाउन शुरू किया पिछले तकरीबन कोई 5 हफ्तों से। बाकी मैंने खुद भी सिंध में सर्व किया है। बाकी सूबों को ये शिकायत होती है कि वहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती हैं या कोई ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं और वो बलूचिस्तान में जाके डंप होती हैं या बलूचिस्तान में उनकी मार्केट है। एक तो ऐसा कतन 100% दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम में जितनी भी प्रोसीड इसके होते हैं, पैसे जो इससे कमाते हैं, उसको टेररिज्म फाइनेंसिंग में भी वो कन्वर्ट करते हैं। बेटा बंद कर दें। तो जो प्रोसीड ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम जितने हैं वो टेररिज्म फाइनेंसिंग से भी उनका ताना बाना जाके जुड़ता है। तो पिछले 5 हफ्तों में हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बिल्कुल ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर SCIW को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हमने इस ऑपरेशन के दौरान एक गैंग को भी बस्ट किया है जो बैनुस्सूबाई गैंग है, और उनके कब्जे से तकरीबन 20 से करीब गाड़ियां ऐसी बरामद की हैं जो कराची से चोरी हुई थी या दूसरे सूबों से चोरी होकर यहाँ पे लाई गई थी और उनको बेचा गया था। तो ये एक हमारे सूबे के लिए, बलूचिस्तान एक अजीम सूबा है, इसके लिए बदनामी का बायस बन रहे थे ये लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलोची लोग प्यार करने वाले गयूर कौम हैं, तो उनके बीच में अगर कोई आटे में नमक के बराबर या उससे भी कम लोग अगर ऐसे काम करें तो वो हमारे सूबे के लिए बदनामी का बायस बन रहा था, जिसके लिए इस गैंग को बस्ट किया गया। उनके कब्जे से 20 गाड़ियां रिकवर की गई हैं। इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कुछ लाख में एक जवान शख्स था जिनका मर्डर हुआ था, ब्लाइंड मर्डर था, और उसको भी ट्रेस किया गया और उसमें खातून समेत 2 और अफराद थे जिनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर सरियाब के इलाके में एक गोडाउन में डकैती हुई थी जिसमें मुतअद्दिद अफराद आए थे, लोगों को, चौकीदारों को बांध के तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा का सामान डकैती का वो साथ ले गए थे। टेक्निकल बुनियादों पे उसकी भी तफ्तीश की गई। SCIW ने अच्छा काम किया और उसके अंदर भी जो डकैत थे वो गिरफ्तार हुए और तकरीबन 90-95% उनका सामान रिकवर हो गया है। इसी तरह फिर सरियाब के इलाके में एक हाउस डकैती हुई थी जिसमें उन्होंने आके घर वालों को बांध के रस्सियों से घर के अंदर तलाई जेवरात होते हैं उनको 90-95 लाख का सामान वो ले गए थे। उसको भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर किया गया और वो डकैत भी गिरफ्तार हो गए। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 5 ऐसे केसेस थे जो ब्लाइंड मर्डर से, जो कि पुराने केसेस थे, उनकी भी तफ्तीश की गई टेक्निकल बुनियादों पे, और जो हमारे कोल्ड केसेस थे उनको दोबारा से ओपन किया गया और जो टेक्निकल बुनियादों पे उनकी तफ्तीश की गई, और उन 5 के अंदर भी जो मर्डर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोयटा में जैसे हालात हैं, क्राइम को बिल्कुल पुलिस देख रही है। उसके अलावा हमारे साथ FC भी मौजूद है, बाकी एजेंसीज की भी मदद हमें हासिल है। तो तकरीबन पिछले 1.5 महीने में हमने 80 से ज़्यादा IBOs किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, जिसके अंदर हमने असला, गोला बारूद भी बरामद किया है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोयटा शहर को पुरअमन बनाएं, इसकी जो रौनकें थी उनको वापस लेके आए। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल आगे आएँ, पुलिस से शेयर करें। इसके अंदर जो असला डीलर्स हैं, जिनके पास लाइसेंस डीलर्स हैं वो, और अगर वो नाजायज़ असला बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमने होम
डिपार्टमेंट से मिल के उसको तरतीब दे दिया है। उनके खिलाफ भी हम ऑपरेशन करेंगे अगर अपने लाइसेंस को उससे एक्सीड करके उसको यूज़ करता है। इसी तरह देखिए, हमारे लिए बलूचिस्तान सूबे के लिए, कोयटा शहर के लिए अगर 5-6 लोग बदनामी का बायस बने जो दूसरे सूबों से गाड़ी चोरी करके लाएं और यहाँ के शोरूम्स के थ्रू उनको बिकवाएं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुरअमन शहर है और बहुत प्यार करने वाला लोगों का शहर है। अगर 8-10 लोग ऐसे काम में मुलविस हैं जो कोयटा शहर या बलूचिस्तान सूबे के लिए बदनामी का बायस बने, तो हम बिल्कुल कोयटा पुलिस उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी। तो ऐसे तमाम शोरूम जो अगर गाड़ियों की चोरी शुदा गाड़ियों की सेल में या एनसीपी गाड़ियों की सेल में मुलविस हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन कर लिया गया है और ये क्रैकडाउन अगर आने वाले दिनों में मजीद सख्त किया जाएगा। इसी तरह हमने जो असला डीलर हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है, वो भी आगे करते रहेंगे। हाँ जी। और उसके अलावा जैसे आपको पता है, अफगानी भाइयों को इज्जत और एहतराम के साथ हम वापस भेज रहे हैं, तो यहाँ पे नई SOPs तश्कील दी गई हैं जिसमें किराएदारी एक्ट के ऊपर उस किराएदारी एक्ट नया मुतारिफ कराया गया है जो कि नासिर अमल है। उसमें कोई भी शख्स जो घर किराए पे लेता है उसको भी थाने में अपना इंदराज कराना है और जो मालिक मकान किराए पे देता है उसको भी थाने में इंदराज करवाना है। इसके ऊपर इससे अगर कोई टेररिस्ट या कोई शरपसंद अनासर हमारे शहर में आते हैं या रिहाइश पजीर होते हैं तो उसकी मालूमात हमारे पास फ़ौरन आ जाती है। किराएदारी एक्ट के ऊपर भी हमने एक्शन लेना शुरू किया है। तो ये छोटे छोटे से अमल हैं जिसको मैं आपके तवज्जुह से एहलियान कोयटा को भी ये बताना चाहूँगा कि पुलिस जितने भी ये काम कर रही है, हम कोयटा शहर को महफूज बनाने के लिए कर रहे हैं। हम दुश्मन नहीं है अवाम के, हम अवाम के खादिम हैं, हम उनकी खिदमत के लिए तमाम ये अमल जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें काइंडली कोयटा पुलिस की मदद करें ताकि हम कोयटा पुलिस को सिक्योर बना सकें, इसको सेफ बना सकें। इसके बाद अगर कोई सवालात होंगे तो मैं उनके भी जवाब, मैं एक बस ख़त्म करने लगा, इसके बाद सवालात के जवाब भी दूंगा। सिर्फ इसको रैप अप करते हुए कि चाहे जराइम हो या टेररिज्म, हम अवाम को महफूज बनाने के लिए कर रहे हैं और उनकी मदद के बगैर हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये अवाम को पता होना चाहिए, या जो एहलियान कोयटा हैं, कि हम उनकी खिदमत के लिए हैं। हम उन्हीं में से हैं। हमारी जो 99% जो पुलिस फोर्स है वो कोयटा की ही रिहायशी है, वो यहीं पैदा हुए हैं, उनके घर बार वाले भी यहीं हैं। तो पुलिस वालों को भी अपना ही समझें और हम लोग पुलिस को हम लोगों का खादिम समझते हैं। तो आप अवाम से ये अपील है कि वो आगे आएँ और हमारी इसके अंदर हेल्प करें। कोई इन्फॉर्मेशन है हमसे शेयर करें। जो छोटे छोटे लोकल एंड स्पेशल लॉज बनाए गए हैं वो अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए हैं, जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट है और बाकी एक्ट्स हैं, उसके अंदर काइंडली अपना जो किरदार है वो अदा स्पेसिफिक होते हैं। और जैसे कोई थ्रेट अलर्ट आता है जिसमें हमें उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, अगर कोई अटैक इमिनेंट हो तो बिल्कुल आखिरी लेवल पे जाके हमें अगर रोड कुछ देर के लिए ब्लॉक करनी पड़े तो वो हम करते हैं। आपने देखा कि थ्रेट अलर्ट आया था, हमने रोड ब्लॉक की, हमने उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया और उसके 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर रोड दोबारा खुलवा दी। तो कोयटा पुलिस और बाकी जो यहाँ पे हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं बिल्कुल अलर्ट हैं। और सबसे पहला जो हमारा, देखिए पहले पुलिस का काम तो क्राइम कॉम्बेटिंग होता था, क्राइम को फाइट करना। अब हमारे पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटर टेररिज्म की भी आ गई है। तो हम सबसे पहले हमारा जो एम है वो लोगों की खिदमत है। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट के कोई ऐसा हम अमल ना करें जिससे लोगों को परेशानी है। तो हम फैसिलिटेट यही करते हैं, स्कूल के बच्चों के आने जाने का टाइम है, ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल रहे। और जो हम चेक पोस्ट भी लगाते हैं, मैं बल्कि आपके तवज्जुह से ये भी कहूँगा कि कोयटा की तमाम जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, और मैंने शायद चार्ज लेते हुए वो एक मेरी ऑडियो भी आ गई थी जिसमें मैंने कहा था जब आप चेकिंग करें तो ऐसे चेकिंग करें जैसे आपकी अपनी वालदा हैं, आपके अपने भाई हैं। तो कोई भी अपनी वालदा से बदतमीज़ी करने का सोच भी नहीं सकता। तो जो हमारे चेक पोस्ट हैं बाखुदा, उसमें किसी की तस्लील करना हमारा मकसद नहीं है। उसमें हमारा मकसद यही है कि हम जो दहशत गर्द हैं या जराइम पेशा नासर उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
उसमें भी मैं अपील आपके तवज्जो से करूँगा कि हमारी हेल्प करें। मैं ये नहीं कह सकता कि पुलिस का रवैया 100% नर्म होता है। देखें, एक शख्स जो 8 घंटे धूप में या सर्दी में खड़ा हुआ है, शायद उसका रवैया थोड़ा सा तब्दील हो जाए फटीक की वजह से। अगर पुलिस से कोई कोताही होती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ पुलिस के हवाले से। सिपाही भी मेरे बच्चे हैं और जो यहाँ के लोग हैं हम उनके खादिम हैं। और उसके अंदर अगर किसी को कोई शिकायत हो तो बिल्कुल हमारी कंप्लेंट की पोर्टल है, उस पे जाएं, कंप्लेंट करें ताकि हम उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। उसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेनिंग को बेहतर बनाएं ताकि ऐसी शिकायत मजीद ना हो। अच्छा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं। अच्छा देखें, एक तो बिल्कुल खुली कचहरी होनी चाहिए, उस पर कोई मैं इख्तलाफ नहीं करता। लेकिन जो शहर के थोड़े से हालात को देखते हुए, शायद मुझे नहीं पता मेरे से पहले क्यों डिसकंटिन्यू हुई, खुली कचहरी का इनकाद हम डिवीजनल लेवल पे दोबारा से शुरू करेंगे। साथ अभी सोशल मीडिया का दौर है ना, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो डीआईजी ऑफिस की एक कंप्लेंट पोर्टल है। आप डीआईजी कोयटा की वेबसाइट पे जाएं, उसमें कंप्लेंट पोर्टल है। डेली सुबह जब मैं दफ्तर जाता हूँ, सबसे पहले जो कंप्लेंट्स आई होती हैं वो उसके ऊपर पुटअप होती हैं, उनके ऊपर एक्शन होता है और उसी पोर्टल पे जो उसका डिसीजन है वो अपलोड कर दिया जाता है। तो उसका मकसद यही है कि हम पुलिस को लोगों के डोर स्टेप तक लेके जाएं। जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को आना पड़ता है, बाकी सूबों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस लोग घर बैठे बनवा सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया। वी आर ट्राइंग कि हम पुलिस को लोगों की डोर स्टेप तक लेके जाएं। उसमें कंप्लेंट पोर्टल है और खुली कचहरी अगर बिल मुशाफा करना है तो वो भी इंशाल्लाह ताला वी कैन डू इट एंड वी विल डू। अच्छा देखिए, मैं अभी 3 सवाल हो गए, आपका भी सवाल है, सर के सवाल का भी जवाब। पहले इनके सवाल का जवाब के हम बिल्कुल आई विल मेक श्योर कि पुलिस वाले वर्दी पहने। और मेरा नाम इमरान है, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने नाम पे। हर किसी को अपने नाम पे फ़ख्र होता है। तो कोई चोर अपनी शक्ल छुपाते हैं या अपनी शनाख्त छुपाते हैं, पुलिस वाले चोर नहीं है। इनको अपनी शक्ल या शनाख्त छुपाने का कोई वो नहीं है रीज़न। तो हम बिल्कुल मैं ये हुक्म जारी करूंगा, बल्कि राइटिंग में आज ही जारी करूंगा कि तमाम लोग नेम प्लेट पहने और उनका नाम वादे तौर पे होना चाहिए। और जब भी वो किसी को रोके तो भले अपना सलाम करें, उसके बाद अपना तारुफ भी कराएं कि ये मेरा नाम है। तो बिल्कुल आपकी अच्छी सजेशन है, इसको वी विल इंश्योर। और बाकी जो आप दोनों का जो है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, देखिए एक चीज़ मैंने जहाँ पे भी सर्व किया और ये यहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जराइम जो है ना हर माशरे में होते हैं। जराइम न्यूयॉर्क में भी होते हैं, लंदन में भी होते हैं। जराइम पे पर्दा डालना ये खुद एक सबसे बड़ा जुर्म है। तो मैं एसएचओ को बताया भी है, एसपी को भी बताया है कि मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि कितनी एफआईआर दर्ज हुई, क्यों दर्ज हुई। हम वो एफआईआर दर्ज ना करने से तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या जुर्म हो रहा है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगी। हाँ, अगर किसी की मोटरसाइकिल चोरी के अंदर कोई ऐसा वो करते हैं तो मैं उसके भी रिटर्न में ऑर्डर इशू करूंगा कि जो भी आए मोटरसाइकिल चोरी का उसकी एफआईआर दर्ज करे। कुछ थानों में जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया, 26 साल पुलिस में हो गए, वो ये कहते हैं कि शायद मोटरसाइकिल कहीं और खड़ी कर दी हो। हीले बहाने करते हैं कि थोड़ी शायद एक दिन मिल जाए। अभी आपने एफआईआर करा दी तो फिर उसको आपको वापस देने में टाइम मिलेगा, लीगल प्रोसेस से घूम के आएगा। लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। जुर्म पे पर्दा डालना सबसे बड़ा जुर्म है। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम इसकी रजिस्ट्रेशन करें। बिल्कुल, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब, आप मुझे प्रेस क्लब बुलाएं, मैं आपके पास आऊँगा। मैं जहाँ जहाँ पे भी जिस शहर में भी रहा हूँ, पुलिस का और प्रेस का जैसे मैंने बताया चोरी दामन का साथ है। वो कहते हैं पुलिस वाले सिगरेट और चाय, पुलिस वाले और साफ़ी दो ही हैं जो जिनका खाना सिगरेट या चाय होता है। तो बिल्कुल यानी गैप नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोयटा पुलिस में हूँ तो मेरा और आपके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने अपने ऑफिस में एक पीआरओ तैनात किए हैं। अच्छा, मैं उस पीआरओ को कहता हूँ या कोई पुलिस का ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें सारे साथियों के साथ, ताकि जो कुछ भी है फोकल पर्सन मेरे एंड पे फोकल पर्सन वो पीआरओ। आपको कोई मालूमात चाहिए और कोई हेल्प चाहिए तो वो फोकल पर्सन है, उनका नंबर मैं इनको बताऊंगा, आपसे शेयर कर देंगे। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें ताकि जो हमारी कारकर्दगी होती है उसके ऊपर शेयर करते रहे। ये ऐसे ग्रुप कराची में भी बने हुए हैं तो यहाँ पे भी बनेंगे ताकि इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड आप तक पहुँचती रहे। आपको कोई सवाल जवाब कोई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप करें। उसके अलावा अगर कभी ऑफिस में आना चाहें ऑफिस में आएँ, मुझे प्रेस क्लब बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल बड़े फ़ख्र के साथ। मैडम, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ अगर कोई ऐसा हुआ। देखिए, आप सारे जो साफ़ी हजरत हैं वो चाहे
बड़े से बड़े अखबार के हों या डिजिटल मीडिया या किसी भी छोटे, दे ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे ऑल आर इक्वली रिस्पेक्टफुल फॉर अस। पीआरओ का मैं उनको बोलता हूँ, ये पुल अप सॉक्स, और वो जो जो यहाँ बैठे हैं तमाम के नाम रखें ताकि आइंदा भी अगर कुछ हो तो तमाम को बुलाएं बिला तफरीक और राब्ता। अच्छा हवाई फायरिंग देखें, ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि मंशियात चलाने पे पाबंदी लगा दें। हवाई फायरिंग पे पाबंदी है, मंशियात के ऊपर पाबंदी है, तो इसके ऊपर डायरेक्शन में दोबारा भी इशू कर दूंगा। अगर मैं आके किसी को बताऊं कि जी मैं आया हूँ और शराब पे पाबंदी लगा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, शराब पे वैसे ही पाबंदी है। तो हवाई फायरिंग जो है ना, नो वन उसको हम प्रोजेक्ट भी नहीं करते, ना हम उसको अलाउ करते हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी है। और आपकी शायद इनमें हो, कुछ ऐसा पहले किसी मजहबी तकरीब में उन्होंने पटाखे फाड़ दिए थे रात 1:30 बजे, तो शहर में एकदम से खौफ व हरास फैल गया था। तो वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट कि अगर कोई किसी की मजहबी तकरीब है तो वो भी प्रॉपर परमिशन लेगी ताकि तमाम को पता हो। लेकिन हवाई फायरिंग के ऊपर तो बिस्मिल्लाह। पहले मैं आपको बताऊंगा, जो डिगार वाला केस था उसमें जलाल सतकजई शायद है जो उसमें वांटेड मुलजिम था। हम जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन तमाम को बरूए कार लाते हुए, अगर कोई शख्स अंडरग्राउंड हो जाए, जिसका मतलब है ना वो कोई मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करे, डिजिटल सिग्नेचर जिसका कोई ना हो, घर वालों से रब्ता ना हो, तो वो इस टाइम पे बिल्कुल हाइडिंग में है। हमने बहुत सारी डिफरेंट टीमें तश्कील दी हुई थी, हम उनकी कम्युनिटी के लोगों से भी राब्ते में हैं। इतना तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि वो डिगारी या हाना या उस इलाके में मौजूद नहीं है। जब इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर आ जाते हैं, हमें पहले शक पड़ा था कि शायद वो सूबे से किसी दूसरे सूबे में चला गया, तो हम दूसरे सूबों के होम डिपार्टमेंट से भी, होम ऑफिस से भी राब्ते में हैं। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट। तो इसके अंदर सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, टेक्निकल बुनियादों पे, और मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि जितने इदारे हैं हम तकरीबन तमाम से मदद की अपील भी करते रहते हैं, हम उनको लेटर भी लिखते हैं। तो कंसोलिडेटेड एफर्ट हो रही है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जल्द बदेर वो पुलिस जी। अच्छा देखिए, ताजरों के लिए ना हम तकरीबन दिन रात काम कर रहे हैं, और सिर्फ मैं काम नहीं कर रहा, जो हमारा नीचे सिपाही है वो भी काम कर रहा है, और पुलिस का हर अफसर शहर को पुरअमन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान के इदारे हैं, एसीएस होम है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, यानी जिस किसी के बस में जो भी चीज़ है, ये कंसोलिडेट इकट्ठे जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ से टेररिज्म का खात्मा करें। देखिए, बलोचिस्तान इतना खूबसूरत सूबा है, अगर यहाँ पे टूरिज्म आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, बहुत सारी जगहें देखने वाली हैं। तो इसके अंदर सिर्फ पुलिस नहीं, तमाम इदारे जो हैं, तो सिर्फ पुलिस नहीं, तमाम इदारे इसके अंदर काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पता नहीं आपको बताया, मेरी वालदा का ताल्लुक भी कोयटा से है, मेरे बचपन की बहुत अच्छी याद। छोड़ दो। तो इधर बचपन की बहुत सारी यादें। कोयटा एक बहुत खूबसूरत शहर और प्यार करने वाले लोगों का शहर था, और ये इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि जो एफर्ट्स हैं, देखिए कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, मैन गेट्स फॉर व्हाट ही स्ट्रगल्स। तो वी ऑल आर स्ट्रगलिंग, हम सारे मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि कोयटा शहर की रौनकें वापस आएँ, लोगों को अपना घर बार छोड़ के या अपना ज़मीन छोड़ के कहीं और ना जाना पड़े। इसके ऊपर सारी कंसोलिडेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। सर इसमें ऐड करने कुछ अगर इजाज़त दे तो इसमें अभी जैसे भाई कह रहे हैं हालात का जिक्र चल रहा था अभी, 10-12 साल पहले से भी अगर कंपेयर कर ले आप, अभी हालात का जो रोना खामखा, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही जो है ना नेगेटिविटी भी जो है ना वो बलूचिस्तान के बारे में और ख़ास करके कोयटा के बारे में। अभी आपके नॉलेज में कितने लोग हैं कोयटा के शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो अभी तक केस आउटस्टैंडिंग पड़े हो? क्या आपको वो दिन भी याद नहीं है कि जब एक एक दिन के अंदर हमारे पास 60-60, 70-70 लोग ऑन रिकॉर्ड होते थे कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के चक्कर में अगवा हुए थे? डीआई साहब ने जब ज्वाइन किया है तो उनको 4 की तादाद मिली थी, चारों केस इन 5 हफ्तों के दौरान रिजॉल्व हो चुके हैं। 3 केसेस, जो 3 मतलूब थे उन केसेस में, वो पुलिस मुकाबले में हलाक भी हुए हैं। एट प्रेजेंट कोयटा में अभी किडनैपिंग फॉर रैंसम का कोई भी केस आउटस्टैंडिंग नहीं है। इसी तरीके से रिसेंट
टेररिज्म वाले एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो रिसेंट आपको यहाँ पे अगर कोई आप कोट करें जहाँ पे दिन में अगर कोई वाकया ना हो तो शायद परेशानी ज़्यादा हो जाती थी। वो दौर भी कोयटा ने देखा है। इस वक्त में ये जो आप जैसे कह रहे हैं कि इस वक्त में अगर किसी की इस किस्म की तशवीश है तो परहैप्स वो शायद माजी में यहाँ कोयटा में नहीं रहा। इस वक्त कोयटा पुलिस कमांड जो उसकी है वो पूरे इस तरीके से चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है। और अगर चीज़ें इसी तरीके से आप लोग हाईलाइट करें तो लोगों का एतमाद जो है ना मजीद बेहतर उठ भी सकती है, पुलिस के ऊपर बेहतर हो सकता है। अदरवाइज यही अगर रोना रोते रहे तो गलत जो है ना इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक जाती है। बिल्कुल जो भाई ने पहले बात की अ, कल मैंने सिर्फ अब मंशियात की बात करें और नए टाइम में सिर्फ मंशियात नहीं है, मंशियात हैं, इसमें अल्कोहल है, चर्च वगैरह ये है, प्रोस्टिट्यूशन डेंस हैं, जुए के अड्डे हैं और मल्टीपल ऐसी चीज़ें जो इलीगल पेट्रोल पंप बने हुए हैं, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके अंदर से कुछ हमारे पुलिस के अनासर भी मुलव्वस हैं और ये पुलिस की सरपरस्ती के बगैर ये चीज़ें चल नहीं सकती। तो आप लोगों के पता नहीं नॉलेज में है कि नहीं है, कल मैंने शाम 5 बजे तक का दूसरी दफ़ा टाइम दिया था, कल शाम 5 बजे तक कि ये तमाम चीज़ें लेटर लिखा था मैंने कि ये तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने स्पेशल टीमें बनाई हैं, मैं इलाकों में छापे मारूंगा और जिस एसएचओ के इलाके से ये ऑर्गेनाइज क्राइम निकलेगा उसको हम सस्पेंड करेंगे उसके खिलाफ। मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, हमारे अफसरान इसमें मुलव्वस नहीं है। जैसे कोयटा के अंदर 10-15 लोग होंगे जो कराची से कहीं और से गाड़ियाँ चोरी करके लाते हैं, बदनामी हमारे शहर की होती है। इसी तरह पुलिस में भी, मैं ये नहीं कह रहा हम तमाम दूध के धोले, पुलिस में भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम की सरपरस्ती करते हैं। तो हमारे पास आईबी है, बाकी टेररिस्ट इदारे हैं, हम हर तमाम से हम इंशाल्लाह फीडबैक लेके वी विल मेक श्योर कि, और ये जो मैं आपसे बात करूँ ना, ये मैं पहली और आखिरी दफ़ा नहीं कर रहा, इंशाल्लाह महीने बाद 1.5 महीने बाद फिर मिलेंगे, मैं फैसला पाऊंगा, मैं जवाब दूँ आपको। अगर मैं सरकार से तनख्वाह लेता हूँ इसी बात की कि मैं लोगों को फेस करूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, उनकी खिदमत करूँ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले महीने के अंदर या अगले हफ्ते के अंदर आप लोगों को फ़र्क महसूस होगा। नहीं होगा तो फिर हम और ज़्यादा इन्हेंस देखिए। बिल्कुल कमी के हवाले से देखें, पुलिस ऑब्वियसली जो पुलिस 1947 में जो पुलिस पाकिस्तान को मिली थी उसका रोल क्राइम कॉम्बेटिंग था। हमारी ट्रेनिंग ओवर द पीरियड हमें डिफरेंट चैलेंजेस आते रहे हैं, ट्रेनिंग की जो तरीक़ेकार है उसको भी हम अपडेट करते रहे हैं उसको। अभी जो पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग होती थी उसके अंदर एटीएफ का कोई इदारा नहीं था, उसके अंदर आरआरजी कोई इदारा नहीं था। तो टेररिज्म को मद्देनजर रखते हुए, जो थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान पुलिस ने इम्प्रोवाइज किया, इधर एंटी टेररिस्ट फोर्स बनी, स्पेशल ऑपरेशन विंग्स बने, उसके अलावा आरआरजी रैपिड रिस्पांस ग्रुप बना, क्यूआरएफ बने और उन तमाम को स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई गई है। काफ़ी हमारे ऑफिसर जिनको आर्मी कमांडोज ने ट्रेनिंग कराई, हम पुलिस ने मास्टर ट्रेनर्स अपने ट्रेन किए जो आगे फर्दर ट्रेनिंग करा रही हैं। देखिए एलएमजी जो है ना वो बिल्कुल पुलिसिंग का वेपन नहीं है। पूरी दुनिया में एलएमजी या MP3 ये पुलिसिंग में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए हमारे बलूचिस्तान पुलिस के पास रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। आप शायद दुनिया में देखें किसी पुलिस के पास रॉकेट लॉन्चर शायद ना हो, पर हम अपने आज ही में एसपी हेडक्वार्टर मुझे बता रहे थे कि रॉकेट लॉन्चर कि हम लोगों को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन उसके रॉकेट हमारे पास कम है। अगर हम ट्रेनिंग में ही सारे फायर कर देंगे वो एक महंगा आइटम भी है। तो और ये ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर हम LMG रेड जोन में या किसी और जगह पे हम लगा रहे हैं उसका इफेक्टिव रेंज 1 किलोमीटर के करीब होता है। तो अगर अंधाधुन वो बंदा ट्रेन नहीं होगा, अंधाधुन फायर करेगा तो दहशतगर्द तो 2-3 होंगे, बाकी पीछे 50 शहरियों को नुकसान होगा। तो बिल्कुल हम अपनी जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में ट्रेनिंग करा रहे हैं उसको भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, फायरिंग्स भी वहाँ पे करवा रहे हैं और जो स्पेशलाइज फोर्सेस हैं उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और सर आपका सवाल जो लेवीज के हवाले से, देखें कोयटा में लेवीज 2019 में मर्ज हो गई थी। लेवीज के जो हमारे पास ऑफिसर्स आए थे वो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स बन गए हैं। तो अगर आज आप मुझसे पूछें मैं अपने 100 जवान खड़े करूं तो मुझे ये नहीं पता होगा कि ये लेवीज से आया है या पुलिस की भर्ती का है, वो एक बराबर है। बाकी मुझे बलूचिस्तान की हद तक का भी पता है कि बारिंग एक आधे डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कोई 70-80% ट्रांजिशन हो गई है और उसके अंदर लेवीज की चूंकि ट्रेनिंग अपने तौर पे थी। कोयटा पुलिस में 2019 में लेवीज आ गए थे, लेकिन इस पहली तारीख से
हम उनके बैचेस जितने कोई छोटे छोटे बैच बना के उनकी दोबारा से रिफ्रेशर 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग करा रहे हैं, बिकॉज वी वांट कि अब चूंकि वो पुलिस का हिस्सा है, उनकी सीनियरिटी भी पुलिस के बराबर है, तो उनकी प्रमोशन भी पुलिस के साथ हो। उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कोर्सेज के, वो हम उनको इस 1 दिसंबर से पूरे बलोचिस्तान, सिर्फ कोयटा में नहीं, पूरे बलोचिस्तान में स्टार्ट हो रही है और हर जिले से 100 लोग उसको अटेंड करेंगे उन्हीं के जिलों में। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें तनख्वाहों के हवाले से मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि बलोचिस्तान पुलिस इस वक्त शायद पंजाब पुलिस से ज़्यादा तनख्वाह ले रही है। तो ये जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे जो भी यहाँ पे ऑल दोज हु मैटर, उन्होंने ये मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 साल हो गया, ये 1.5 साल पहले पुलिस की तनख्वाहें काफ़ी बढ़ गई थी। मैं वो तो खैर तनख्वाहें आप जितनी भी बढ़ा दें ख्वाहिशात कम नहीं होंगी, लेकिन एक कांस्टेबल की तनख्वाह अच्छी खासी है कि वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकता है, उससे उसकी टेम्पटेशन में कमी आनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ बजट के हवाले से हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये मैंने बलोचिस्तान में आके देखा जो बहुत खुश आइंद है कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब को अगर कोई भी रिक्वेस्ट की है बलोचिस्तान पुलिस ने कि ये चीज़ हमारे पास कमी है या ये चीज़ नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से हमारी बात ख़त्म होती है और वो वहीं पे अप्रूवल कर देते हैं। तो हमें जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को, हमने चौकियाँ नहीं बनानी है, इक्विपमेंट नया लेना है, तो हमने जो जो प्रपोजल बना के भेजा है, चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे अप्रूव किया है। तो मेरे ख्याल से अभी जिस हम दौर में सर्व कर रहे हैं, तनख्वाहों के हवाले से भी हम इतने कोई चैलेंज नहीं है और रिसोर्सेज भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है।